तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन पीपीसी। सेकंड चैप्टर में अब आगे बढ़ते हैं। एनर्जी कितना स्टोर होगी पीपीसी में ये बताना, और एक रेशियो बताना कि एनर्जी का कितना पार्ट स्टोर होगा और कितना वेस्ट हुआ है। ठीक है ना, कितना पार्ट, क्योंकि कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जिसमें 100% एनर्जी स्टोर हो सके। जो आपने काम किया है उसका 100% एनर्जी स्टोर हो सके। सही बात है ना। अब 100% एनर्जी स्टोर होने का मतलब क्या है? कार्नो इंजन सुना था आपने 11th क्लास में? कार्नो इंजन, केवल कार्नो इंजन क्या कर रखता है? 100% एफिशिएंसी। जितना एनर्जी दोगे उतना काम होगा। बाकी कार्नो इंजन एक इमेजिनरी इंजन है। कैसा है? इमेजिनरी इंजन। अब देखते हैं यहाँ कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो ध्यान से सुनना, एनर्जी स्टोर्ड इन पीपीसी ये हमने बनाया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये प्लस है और इधर क्या है? माइनस। यहाँ हमने स्टोर की एनर्जी, कितना चार्ज दे रहे हैं? क्यों? कितना डिफरेंस है डिस्टेंस का? डी। कितना एरिया है? ए। मान लेते हैं ये क्यू चार्ज दिया हमने। क्यू चार्ज को दिया तो इस छोटे से पार्ट पर एक छोटा सा चार्ज स्टोर हुआ जिसका अमाउंट है डी क्यू। कितना अमाउंट है? डी क्यू। क्यू चार्ज का एक छोटा सा पार्ट है डी क्यू, उसे स्टोर करने में कितना काम करना पड़ा वो काम निकालेंगे। सबसे पहले क्यू चार्ज देंगे, वर्क डन इन प्रोवाइडिंग चार्ज क्यू। चार्ज क्यू देने में कितना वर्क करना पड़ा है? वर्क इक्वल्स टू चार्ज इनटू वोल्टेज। वर्क इक्वल्स टू चार्ज इनटू वोल्टेज। दिस इज एक्सटर्नल वर्क डन। ये बाहर से हमने क्यू चार्ज दिया है इसको। बाहर से हमने इसको कितना चार्ज दिया है? क्यू चार्ज। ये हमने किया है काम। हमने तो बस चार्ज दे दिया। अब चार्ज अपने आप अंदर स्टोर होगा या नहीं होगा? चार्ज अपने आप अंदर स्टोर होगा, इनकी प्लेटों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब देखिएगा इधर, अब हम क्या कह रहे हैं? वर्क डन इन स्टोरिंग ए चार्ज डी क्यू। तो हम कहेंगे इस डी क्यू चार्ज को स्टोर करने के लिए छोटा सा काम करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी वोल्टेज इंटू डी क्यू। वी वोल्टेज इंटू डी क्यू। वोल्टेज तो दोनों टर्मिनल्स के बीच में सेम रहेगा, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे चार्ज हैं वो पैरेलल में है। कैसे हैं? पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है? सेम। जितना क्यू का वोल्टेज होगा उतना ही किसका होगा? डी क्यू का। देखो अब क्यू इक्वल्स टू क्या होता है? सी वी। वी इक्वल्स टू क्या होगा? क्यू बाय सी। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई बताओ जल्दी से? क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। अब यदि इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो टोटल वर्क आ जाएगा। कितना स्टोर हुआ है? तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर? वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वर्क डन डी डब्ल्यू और इसका इंटीग्रेशन इक्वल्स टू, यहां से कहेंगे हम इंटीग्रेशन क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो गया, 1 बाय सी बाहर आ गया। क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा? क्यू स्क्वायर अपॉन 2। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये वर्क स्टोर हो गया। दिस वर्क is stored as एनर्जी। किस किस फॉर्म में स्टोर हुआ है? एनर्जी की फॉर्म में। तो हम कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। ये अंदर वर्क हुआ है तो एनर्जी U इक्वल्स टू वर्क डन कितना है? W। एनर्जी U इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। आ गया समझ में? अनदर फॉर्म्स निकालते हैं, और भी फॉर्म है इसकी अपने पास में, अनदर फॉर्म्स। तो हमने क्या कहा? ध्यान से सुनना मेरी बात। और भी फॉर्म है इस एनर्जी की। और फॉर्म क्या है देखते हैं। Q इक्वल्स टू सी वी रख सकते हैं हम लोग। Q इक्वल्स टू सी वी रख सकते हैं। तो U कितना आएगा?
क्यू इक्वल्स टू सी वी, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, कितना आ जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर, ये भी एनर्जी है, हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद ध्यान से सुनना, और फॉर्म निकाल देते हैं, सी की वैल्यू रख सकते हैं क्यू बाय वी, सी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, क्यू बाय वी, तो कितना है ये एनर्जी, हाफ, सी कितना है, क्यू बाय वी इंटू वी स्क्वायर, यू इक्वल्स टू हाफ, वी से वी कैंसिल, क्यू इंटू वी। कितना काम एक्सटर्नली कितना काम किया था, क्यू इंटू वी, और आधा स्टोर हुआ है ना, आधा स्टोर हुआ है। सो stored energy equals to half of externally work done, सही बात है क्या? So 50% of work done is stored as energy, stored as energy, एनर्जी की फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है। क्यू सी एंड वी, तीन चीजें हैं, क्यू सी एंड वी। पहले जो एनर्जी है वो किसके रूप में आई, क्यू सी, अभी क्या किया, एक को हटाया, क्यू को हटाया, अब सी वी के रूप में ले लिया, अब सी को हटाया, क्यू वी के रूप में ले लिया, सही है ना। हटाने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, क्यू इक्वल्स टू सी वी, क्लियर है मेरी बात, क्यू इक्वल्स टू सी वी। तो ये हमारे पास में क्या आ गई है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, क्लियर हो गई मेरी बात। हाँ भाई, अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट क्या है, एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन पीपीसी। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी होगी। एक कैपेसिटर की एक प्लेट है जिसका एरिया कितना है, ए, और दूसरी प्लेट कितने डिस्टेंस पर इससे, तो हम कहेंगे दूसरी प्लेट इससे डी डिस्टेंस पे है। अब देखिएगा यहां पे और ध्यान से समझिएगा, ए एरिया है इसका डी डिस्टेंस तक, क्यूबॉइड मान लूं तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू ए इंटू डी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू डी, एल बी एच होता है ना, एरिया तो ये हो गया एल इंटू बी, और एच ये हाइट हो गई डी। एनर्जी डेंसिटी को यूडी लिखा, एनर्जी को यू लिखा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, एडी। एनर्जी जस्ट अभी निकाली थी, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में निकालना है, किसको निकालना है, एनर्जी डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में कैसे निकलेगी, ध्यान से सुनना। यू की वैल्यू अपने पास क्या होती है, कोई सी भी रख दो, हाफ सी वी स्क्वायर रख दिया, U इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। V क्या होता है बताओ, V हमने पढ़ा है, V इक्वल्स टू E इंटू डी, V इक्वल्स टू E इंटू डी, तो मैंने लिखा E इंटू डी, और ये तो इसका तो स्क्वायर था, इसका तो क्या था, स्क्वायर, पढ़ा था ना अपन ने, ये फॉर्मूला पढ़ा है। U इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट हो गया, ए का इसका स्क्वायर और अपॉन डी का स्क्वायर, ठीक है ना। आगे देखिए, ये तो अकेला था ना, इसका स्क्वायर कहां से आ गया, इसका स्क्वायर नहीं होगा, उसका स्क्वायर होगा, ई स्क्वायर डी स्क्वायर, एक डी से एक डी कैंसिल, यू इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, ए डी को इधर लाता हूं, u अपॉन ए डी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इट बिकम एनर्जी डेंसिटी, हो जाएगा ना। तो इसको मैंने क्या लिखा, यू डी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्लियर है ये मेरी बात। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर हुई है उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी, उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी, क्लियर हो गई मेरी बात। हाँ भाई, तो अब हम लोग आगे डिस्कस क्या करने वाले हैं, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पॉइंट।
जनरल पॉइंट को किस नाम से रिप्रेजेंट किया, आर थीटा। आर का मतलब क्या है, डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस, डाइपोल के ओरिजिन से डिस्टेंस, और थीटा का मतलब डाइपोल के एक्सिस से एंगल, डाइपोल के एक्सिस से एंगल। ध्यान देना भाई सारे स्टूडेंट, ये माइनस का क्यों चार्ज लिया मैंने और ये प्लस का क्यों चार्ज लिया, इन दोनों को मैं मान के चल रहा हूं दोनों एक ही लाइन में है और एक ही सिस्टम में क्लोज है, एक ही सिस्टम में क्या है, क्लोज है। यहां पर ये डाइपोल बन गया और ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, ओके। यहां पर ये डाइपोल बन गया है और इस डाइपोल का सेंटर क्या हो गया, तो डाइपोल का सेंटर हो गया बिल्कुल बीचों बीच, जिसको मैंने नाम दे दिया O। इसका नाम दे दिया है मैंने A और इसका नाम दे दिया है मैंने B। ये एक्सिस है डाइपोल का, प्लस से माइनस, इससे थीटा एंगल पर, कितने एंगल पर, थीटा एंगल, और r डिस्टेंस पर एक पॉइंट x है या एक पॉइंट हमारे पास में मान लीजिए C है, जिस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। C पॉइंट पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है। अब देखो इस प्लस q की डिस्टेंस कितनी है इससे, तो मैंने बोला r1, माइनस q की डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, मैंने क्या बोला यहां पर, r2, क्या बोला, r2। सही है। अब सुनो आगे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और करना है, इस r1 को r में और r2 को r में बदलना है। डाइपोल की टोटल लेंथ कितनी होती है, 2a, तो ये कितनी हो गई, a, और ये भी कितनी हो गई, a, 2a होती है टोटल, तो ये a हो गई। अब आगे देखना, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इसी लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और कहां तक, D पॉइंट तक, और इस पर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। इससे क्या होगा कि ये डाइपोल वैसे भी छोटा सा होता है, बहुत स्मॉल होता है, तो ये लाइनें लगभग पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी तो इस लाइन की वैल्यू इस लाइन के बराबर हो जाएगी, मतलब BC किसके बराबर हो जाएगी, CD के बराबर हो जाएगी। R2 को बदलना होगा R में, तो R2 को बदला R प्लस OD में, बदलेगा R प्लस OD में। ये एंगल इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा 90 के सामने होता है, वो होता है हाइपोटेनियस। आपको ये लाइन तो पता है, ये लाइन निकालनी है, ये लाइन क्या है, OD, OD निकालना है। 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, बेस निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू होता है कोस थीटा। तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस OD है, OD की वैल्यू आ जाएगी A cos थीटा, ये बन गया A cos थीटा। बोलो क्लियर है क्या। अब मैं R2 कितना बता सकता हूँ, R प्लस A cos थीटा। ऐसे ही ये दोनों लाइनें भी पैरेलल है, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट को बोल दिया है मैंने E, ये परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर है तो सिंपल सा ये वैल्यू निकाली, R1 इसके बराबर होगा, R1 इसके बराबर होगा, तो R में से इस OE को हटा दूंगा, R में से इस OE को हटा दूंगा, वो बच जाएगा R1 EC, बचेगा या नहीं बचेगा। तो मैंने ये बताया ये वाली लाइन इसके बराबर ही होगी, ये भी कितना होगा, A cos थीटा, कितना होगा, A cos थीटा। बोलो क्लियर है क्या मेरी बात। अब देखो पॉइंट C पर पोटेंशियल, पहले चार्ज की वजह से पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q की वजह से V1 इक्वल्स टू KQ अपॉन R1, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q, बताओ कितना होगा, V2 माइनस होगा तो माइनस में आ जाएगा KQ अपॉन R2। टोटल पोटेंशियल कितना आएगा, ऐड कर दो, टोटल पोटेंशियल कितना आएगा, टोटल पोटेंशियल V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, V इक्वल्स टू V1 KQ अपॉन R1
माइनस के क्यू अपॉन आर टू, के क्यू कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड अपने पास। किसी को दिक्कत है तो बताओ। R1 R2 की वैल्यू R के टर्म में लाओ। R1 इक्वल्स टू EC, R1 इक्वल्स टू EC, और EC को निकालूंगा तो क्या आएगा OC माइनस OE। बोलो आएगा नहीं आएगा EC? ये कितना आएगा? पूरे में से इसको हटा दो, पूरा क्या था R माइनस A cos थीटा। R2 कितना आएगा? R2 पूरा हो जाएगा ये CD कैसे निकलेगा? OD प्लस OC प्लस OD। OC कितना है? R। OD कितना है? A cos थीटा। बोलो दोनों की वैल्यू मिल गई। वैल्यू पुट कर दो इसमें। V इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन R माइनस A cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस A cos थीटा। आगे कितना आएगा? V इक्वल्स टू के क्यू कॉमन आ गया, ये तो था ही कॉमन, नीचे A माइनस बी, A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये वाला डेटा इधर आ जाएगा। R प्लस A cos थीटा माइनस R, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A cos थीटा, R से R कैंसिल। V की वैल्यू कितना बन गई बताओ? तो हम कहेंगे K इंटू क्यू, और ये बन जाएगा 2A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? और आइडियल डाइपोल के लिए क्या होता है बताओ? A इज स्मॉल, तो नेग्लेक्ट कर दें A स्क्वायर को, नेग्लेक्टिंग A स्क्वायर। ऐड और सब्ट्रैक्शन में ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये वाला डेटा नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो V की वैल्यू क्या आएगी? के क्यू 2A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। Q इंटू 2A को क्या कहते हैं? Q इंटू 2A को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? P, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। P की वैल्यू क्या है? Q इंटू 2A, जिसको क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। क्लियर है ये मेरी बात? डाइपोल मोमेंट। अब सुनो, यहां से क्वेश्चन 1 नंबर का क्या बन सकता है? केस फर्स्ट, एक्सिस पर डाइपोल कितना होगा? एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल, एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये पॉइंट जो है इस लाइन पर हो, AB वाली लाइन पर हो, तो ये थीटा एंगल कितना हो जाएगा? 0। थीटा एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो पोटेंशियल कितना आएगा एक्सिस पर? V एक्सिस इक्वल्स टू KP अपॉन R स्क्वायर, KP अपॉन R स्क्वायर। केस सेकंड, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर? इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखिए एंगल क्या होगा? इक्वेटोरियल का मतलब परपेंडिकुलर। ये C पॉइंट यहां पहुंच जाए परपेंडिकुलर पर, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दो इसमें, तो V इक्वेटोरियल कितना आएगा? कोस 90 की वजह से सब कुछ जीरो। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है? तो हम क्या कहेंगे? 0। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। अगला क्वेश्चन सुनो, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है? V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, KQ अपॉन R। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है? KQ अपॉन R, V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैसे डिपेंड कर रहा है बताओ जल्दी से? V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। यहीं पर मास्टर एग्जामिनर आपके मजे ले। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ, क्लियर है क्या ये बात? पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा? V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, और डाइपोल की वजह से क्या होगा? V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? ये 4 क्वेश्चन बन गए हैं छोटे छोटे 1 नंबर के। इसमें सेकंड केस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। ओके।